अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं शफ़क़त अली। जैसा कि हमने अपने YouTube चैनल पे सब्जेक्ट वाइज लेक्चर्स का एक सिलसिला जो शुरू किया था उसको कंटिन्यू करते हुए आज हम IR का एक लेक्चर यूँ समझो कि वो डिलीवर कर रहे हैं। उसमें हम डिस्कस करेंगे कि IR क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, हिस्टोरिकल एवोल्यूशन इसका कैसे हुआ है और इसका स्कोप क्या है। तो इसमें हम ये बताते चले आपको कि हमने जनरल सिंधी का जो पार्ट है उसके जो मेजर पार्ट्स हैं या मेन टॉपिक्स हैं वो हमने तकरीबन कवर करके अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। उसके बाद हमने IR के 2 लेक्चर्स डिलीवर किए हैं जिसमें हमने डिस्कस किया है कि भाई IR का जो क्वेश्चन है उसको किस तरह अटेम्प्ट करना चाहिए। उसके बाद हमने दूसरा लेक्चर दिया है जो IR का, उसमें हमने डिस्कस किया कि भाई वाई वी शुड चूज़ IR एज एन ऑप्शनल इन CSR PMS। तो आज जो हमारा यूँ समझो कि एक लेक्चर है IR का, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या है, इसका हिस्टोरिकली एवोल्यूशन कैसे हुआ है और इसका स्कोप कैसे हुआ है। सो टुडे वी आर एक्सप्लोरिंग इंटरनेशनल रिलेशंस, इट्स मीनिंग, हाउ इट इवॉल्व्ड थ्रू हिस्ट्री एंड व्हाट इट्स स्कोप इज इन द मॉडर्न ग्लोबल सिस्टम। अच्छा, सो योर टॉपिक टुडे कनेक्ट्स फ्रॉम एंशिएंट डिप्लोमेसी टू टुडेज ग्लोबलाइज्ड पॉलिटिक्स। तो हम पहले ये समझेंगे कि भाई IR है क्या। IR is the study of relationships among nations and global actors. It covers politics, economics, law, culture and diplomacy. It explains cooperation, conflict and global governance. IR studies how states and international actors like the United Nations, IMF or NGOs interact politically, economically and socially. It helps us understand global peace, conflict and cooperation. इन सिंपल वर्ड्स, जो हमारी स्टेट्स हैं या जो हमारे एक ग्लोबल एक्टर्स हैं जैसा कि यूनाइटेड नेशन है, उसको ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं, एक्टर कह सकते हैं, उनके माबैन या स्टेट्स के माबैन या जो एक्टर्स होते हैं या उनमें जो भी इंटरेक्शन होता है जिसमें हम इकोनॉमी पे बात करते हैं, लॉ पे बात करते हैं, कल्चर पे बात करते हैं या डिप्लोमेसी पे बात करते हैं या जो डिप्लोमेटिक चैनल्स यूज़ करते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के लिए, ये सब IR में आता है। अगर हम इसको यूँ समझो कि एग्जांपल दें इसमें, तो ट्रेड रिलेशंस बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना CPEC शो IR इन प्रैक्टिस, इकोनॉमिक्स एंड डिप्लोमेसी वर्किंग टुगेदर। ठीक है, तो जो भी दुनिया में बिटवीन स्टेट्स, बिटवीन एक्टर्स या जो INGOs होती हैं या जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उनके माबैन जो भी एग्रीमेंट्स होते हैं वो समझो कि IR कहलाता है। ठीक है, तो उसके बाद हम देखते हैं इसकी प्रॉपर डेफिनेशंस क्या हैं। तो जब क्वेश्चन आता है हमारे पास कि भाई जो IR है, लाजमी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि भाई IR की डेफिनेशन बता दें और उसका स्कोप बता दें। तो उसमें आपने क्या करना है कि आपने अपनी तरफ से भी एक सिंपल डेफिनेशन देनी है, लेकिन आपने कोशिश ये करनी है कि आपने किसी थियरिस्ट को, किसी एक्सपर्ट को या जो IR का यूँ समझो कि एक नाम है जिसका उसमें या कोई राइटर है या कोई थियरिस्ट है, उसको ज़रूर आपने कोट करना है। फिर आपकी जो कॉपी होगी उसमें जो आंसर होगा आपका उसमें उसको वेटेज मिलेगा। तो मैंने देखा काफ़ी कि भाई जो भी डेफिनेशंस थी जो सिंपल और यूँ समझो कि छोटी सी डेफिनेशंस बने, छोटी सी लाइन हो ताकि वो आपको याद करने में आसानी हो, तो मैंने ये डेफिनेशंस निकाल ली हैं, आप इनको भी यूँ समझो कि याद कर सकते हैं। तो उसमें ये गोल्डस्टाइन एंड पेवेनहाउस कहते हैं कि भाई जो IR है इट इज़ द स्टडी ऑफ इंटरएक्शंस अमंग स्टेट्स विद इन द इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, उसके बाद है हैंस मॉर्गेनथो कहते हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज अ स्ट्रगल फॉर पावर। उसके बाद पेडलफोर्ड एंड लिंकन कहते हैं कि भाई IR इज द स्टडी ऑफ इंटरएक्शंस एंड फंक्शनिंग ऑफ द इंटरनेशनल सिस्टम। पामिर एंड पर्किंस कहते हैं कि IR इज द स्टडी ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ इंटरएक्शंस बिटवीन मेंबर्स ऑफ सेपरेट नेशंस। सो इन माहिरीन के मुताबिक बैनुल अक़वामी ताल्लुकात या इंटरनेशनल रिलेशंस जो हैं ये ताकत, अमन और ताउन के तवाज़ुन को समझने का इल्म है, यूँ समझो कि। सो अगर हम इसको इंग्लिश में कहें तो दीज डेफिनेशंस शो दैट IR इज़ बोथ अबाउट कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन, हाउ नेशंस परस्यू पावर, पीस एंड प्रोग्रेस। इसमें अगर हम इसको एग्जांपल दें कि भाई ये डेफिनेशंस के मुताबिक IR क्या है, तो हम द US चाइना राइवलरी जो है ये पावर पॉलिटिक्स है, एंड पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट ये कोऑपरेशन है, बोथ आर पार्ट ऑफ IR। तो इसको हम इस तरह से देख सकते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि भाई IR का एवोल्यूशन कैसे हुआ है। सो एंशिएंट सिविलाइजेशंस में डिप्लोमेसी होती थी,
ट्रेड होता था, कॉन्क्वेस्ट होता था, ठीक है। उसके बाद 1648 पीस ऑफ वेस्टफेलिया, ये बड़ा मशहूर है आपका आईआर में, और यूँ समझो कि आपका जो आइला है या उसके बाद यूरोपियन हिस्ट्री में ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया को ज़्यादा पढ़ा जाता है। इट वाज बर्थ ऑफ मॉडर्न स्टेट सिस्टम, ठीक है। उसके बाद 19th सेंचुरी बैलेंस ऑफ पावर, एम्पेरियलिज्म। उसके बाद 20th सेंचुरी वर्ल्ड वार्स, कोल्ड वार। उसके बाद 21st सेंचुरी यानी कि करंट जो हमारा यूँ समझो कि टाइम चल रहा है, ये ग्लोबलाइजेशन एंड इंटरडिपेंडेंस। सो फ्रॉम अर्ली एम्पायर्स टुडेज इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड, IR हैज़ कंस्टेंटली evolved, shaped by wars, treaties and economic systems। अगर हम इसको एग्जाम्पल में कोड करें या एग्जाम्पल हम दें इसमें, तो एंशिएंट सिल्क रोड, अर्ली एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रेड बिटवीन बेस्ड डिप्लोमेसी बिटवीन एशिया एंड यूरोप। अच्छा, हम अगर इसमें कोई एग्जाम्पल ऐड करें तो जो एंशिएंट सिल्क रोड था वो उसमें यूँ समझो कि एक ट्रेड बेस्ड डिप्लोमेसी थी बिटवीन एशिया एंड यूरोप। ये मशहूर है, ये जो आपका एक BRI है चाइना का, ये एंशिएंट सिल्क रोड यूँ समझो कि तर्ज पे बना हुआ है, यूँ समझो कि इनिशिएटिव है चाइना का। सो उसके बाद जो एंशिएंट एंड मीडियल एरा बिफोर 1648, एंशिएंट डिप्लोमेसी, इजिप्ट, पर्शिया, ग्रीस, इंडिया, चाइना, Ashoka's peace missions, Roman and Chinese tributary systems, medieval politics guided by religion and empires। तो in ancient and medieval times, diplomacy existed even without modern states. Empires exchanged envoys and signed peace treaties through religion dominated politics। तो जो कदीम दौर में बादशाहतों और सल्तनतों के दरमियान एलची भेजे जाते थे या मुआहदे होते थे, उस वक़्त सियासत पर मज़हब का गुलबा था। इसमें अगर हम एग्जाम्पल कोड करें तो अशोकास मौर्यन एम्पायर सेंट बुद्धिस्ट मिशनरीज एज अ फॉर्म ऑफ अर्ली पीस डिप्लोमेसी, ठीक है। उसके बाद आफ्टर 1648 पीस ऑफ वेस्टफेलिया, तो पीस ऑफ वेस्टफेलिया में जो तय किया गया, इट एंडेड 30 ईयर्स वार। देयर वाज अ वार बिटवीन टू ग्रुप्स जो यूँ समझो कि 30 ईयर्स तक चली, उसको पीस ऑफ वेस्टफेलिया के थ्रू उसको ख़त्म किया गया। इट इंट्रोड्यूस्ड स्टेट सोवरेनिटी, स्टेट की सोवरेनिटी इसको ने यूँ समझो कि इंट्रोड्यूस करवाई। उसके बाद इक्वालिटी ऑफ स्टेट्स, भाई जो भी स्टेट्स होंगी वो सब बराबर होंगी, कोई भी ऊंच नीच नहीं होगा। आज भी यूनाइटेड नेशन में यही लिखा होता है कि ऑल स्टेट्स आर इक्वल। उसके बाद डिप्लोमेसी एंड लॉ इन्होंने यूँ समझो कि मुतारिफ कराया। उसके बाद फाउंडेशन ऑफ द मॉडर्न नेशन स्टेट सिस्टम, ये पहले भी तो डिप्लोमेसी तो पहले भी होती थी लेकिन वो अनऑफिशियल होती थी। तो ये ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया के बाद डिप्लोमेसी एंड लॉ को यूँ समझो कि एक जिंदगी उनको मिली, यूँ समझोगे उसको यूँ समझो कि प्रोमोट किया गया। तो द पीस ऑफ वेस्टफेलिया एंडेड डिकेड्स ऑफ रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट इन यूरोप। इट इंट्रोड्यूस्ड सोवरेनिटी, द आइडिया दैट एवरी स्टेट कंट्रोल्स इट्स ओन टेरिटरी एंड लॉज। इट वाज द स्टार्ट ऑफ मॉडर्न इंटरनेशनल ऑर्डर। तो वेस्टफेलिया के मुआहदे ने यूरोप के मजहबी जंगों का खात्मा किया और रियासती खुद मुख्तारी का असूल मुतारिफ कराया, यानी हर मुल्क अपने फैसलों में आज़ाद है। जिस तरह आज यूनाइटेड नेशन में कहा जाता है कि भाई एवरी कंट्री जो है ना उसको राइट है कि भाई वो अपनी जो पॉलिसीज़ वगैरह हैं वो अपनी खुद बनाए, अपने फैसलों में वो आज़ाद है। तो रिकॉग्निशन ऑफ, इसमें एक एग्जांपल हम ये कोट कर सकते हैं कि वेस्टफेलिया में कि रिकॉग्निशन ऑफ द डच रिपब्लिक एंड स्विट्जरलैंड एज इंडिपेंडेंट स्टेट्स। यहाँ से जो यूँ समझो कि एक आज़ाद रियासत का यूँ समझो कि यहाँ से यूँ समझो कि आज़ाद रियासत का एक कॉन्सेप्ट यूँ समझो कि इमर्ज हुआ या इंट्रोड्यूस कराया गया। तो उसमें रिकॉग्निशन मिली डच रिपब्लिक को और स्विट्जरलैंड को एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट्स, ठीक है। तो उसके बाद हम 18th एंड 19th सेंचुरीज में आते हैं, जिसमें हमने देखा कि वहाँ पे यूँ समझो कि बैलेंस ऑफ पावर था। बैलेंस ऑफ पावर को किस तरह मेंटेन करने की कोशिश की गई। तो उसमें क्या किया गया कि कांग्रेस ऑफ वियना साइन की गई, जिसमें आपने नेपोलियन वार्स देखी होंगी। उसमें यूँ समझो कि कांग्रेस ऑफ वियना को साइन किया गया कि भाई हमने जो नेपोलियन है बोनापार्ट, उसकी जो यूँ समझो कि एक जंगी जुनून है उसमें, या जो वो यूरोप के पार्ट्स जो है कॉन्कर करता आ रहा है, इन्वेट करता आ रहा है, तो उसको हम कैसे रोक सकते हैं। तो इसके लिए उन्होंने कांग्रेस ऑफ वियना साइन की, जो 1815 में साइन की गई। उसके बाद कॉलोनियल एक्सपेंशन एंड इंपीरियल राइवलरी। उसके बाद जो यूरोपियन कंट्रीज थी, जिसमें पार्टिकुलरली ब्रिटेन, स्पेन, डच या पोर्चुगीज़ या फ्रेंच, ये सारे यूँ समझो कि एक उनमें रेस लग गई कि भाई हमने जो कॉलोनीज़ हैं एशिया के यूँ समझो पार्ट्स हों या अफ्रीका के हो या साउथ अमेरिका के, तो यूँ समझो उनमें एक राइवलरी स्टार्ट हो गई। तो उन्होंने अपनी जो कॉलोनीज़ थी या उनको कॉलोनियल एक्सपेंशन के हिसाब से उन्होंने
यूं समझो कि एक राइवलरी स्टार्ट की, उसने कोई बरतानिया, जिस तरह हमारे जो सब कॉन्टिनेंट था उस पर बरतानिया का रूल हो गया, तो इस तरह जर्मनी वो सारे यूं समझो कि काफ़ी जो यूं समझो कि पावर्स थे उन्होंने एक कॉलोनीज बनाना शुरू की, पर्टिकुलरली जो साउदर्न वर्ल्ड है उसमें। ठीक है, तो आफ्टर वेस्टफेलिया यूरोपियन पावर्स यूज्ड अलायंसेस टू कीप वन अनदर इन चेक। द कांग्रेस ऑफ वियना मेंटेन्ड स्टेबिलिटी आफ्टर नेपोलियंस वार्स। तो अगर कोई एक बंदा या एक कंट्री अगर पावरफुल होती है तो उसमें क्या होगा कि जो पावर होगा वो यूं समझो कि एक के पास चला जाएगा। तो उसमें ये इंसान की यूं समझो कि फितरत में शुमार है, अगर उसी किसी के पास ज़्यादा पावर होता है तो वो दूसरों पे यूं समझो कि रूल करने का सोचता है, और उसी की सोच में ही आता है कि भाई आई शुड बी द रूलर ऑफ फेलो बिंग्स। सो उसके बाद क्या, जिसके पास पावर ज़्यादा आता है तो वो कोशिश यही करता है कि भाई हमें औरों को रूल करना चाहिए। ठीक है, तो इसमें यूँ समझो कि एक बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन करने की कोशिश की गई कि भाई किसी के पास जो है ना एक सुपर पावर नहीं होनी चाहिए, सबके पास अगर वेपन्स हैं या कोई फाइनेंशियली स्ट्रांग है या कैसे भी है, तो उन्होंने यूँ समझो कि जो पावर था उसको बैलेंस करके यूँ समझो कि एक जो बोनापार्ट का जो बोनापार्ट का इन्वेजन्स थी उनको काउंटर करने के लिए इस तरह कांग्रेस ऑफ वियना साइन की, यानी कि बैलेंस ऑफ पावर को यूरोप में मेंटेन किया। ठीक है, तो एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड के उसमें जो कॉलोनियल पावर्स थे या जो कॉलोनीज बनाना चाहते थे उसमें आपका ब्रिटेन था, फ्रांस, रशिया एंड ऑस्ट्रिया। ठीक है, अच्छा, तो इसमें हम एग्जांपल इस तरह कोट कर सकते हैं कि भाई जो वेस्टफेलिया के बाद ताकत का तवाज़ुन कायम करने के लिए मुआहदे किए गए। वियना कांग्रेस ने नेपोलियन की जंगों के बाद यूरोप को मुस्तहकम किया, यानी कि बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन हुआ तो यूरोप यूँ समझो कि मुस्तहकम होने लगा। तो ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया एंड ऑस्ट्रिया बैलेंसिंग ईच अदर्स पावर टू प्रिवेंट डोमिनेंस। अगर किसी एक बंदे के पास पावर होगी, किसी एक कंट्री के पास पावर होगी, तो वो डोमिनेंसी स्टार्ट करेगा, और डोमिनेंसी आपको एज अ रिजल्ट लीड्स टू वार्स। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आपकी जो 20th सेंचुरी है जिसमें वर्ल्ड वार्स हुई हैं, बहुत 2 वर्ल्ड वार्स हुई हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वार हैपेंड इन 1914 टू 1918। उसके बाद जो सेकंड वर्ल्ड वार हुई वो आपकी यूँ समझो कि 1939 से स्टार्ट हुई, 1945 में ख़त्म हो गई। तो ये जो आपकी फर्स्ट वर्ल्ड वार थी इट लेड टू डिस्ट्रक्शन। उसके बाद एकेडमिक स्टडी ऑफ IR यूँ समझो कि स्टार्ट हुई। काजेज ऑफ वार ढूंढने की कोशिश की गई, भाई क्या काजेज थे, किस तरह वार हुई, या हमें मुस्तकबिल में इस तरह का सिचुएशन आती है तो हम डिस्ट्रक्शन से कैसे बचा सकते हैं। तो उसके बाद एक यूँ समझो कि फर्स्ट मीटिंग हुई, यूँ समझो कि फर्स्ट IR चेयर एट यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्स 1919 में। उसमें यूँ समझो कि डिस्कस किया गया कि भाई ये जो जंग हुई है जिसमें इतना बड़ा नुकसान हुआ है, अगर फ्यूचर में इस तरह की कोई चीज़ें होती हैं तो हमें किस तरह उनसे बचना चाहिए। और ये जो 1914 से 1918 तक वार हुई है इसमें क्या क्या काजेज थे जो हमें वार की तरफ ले गए, जो डिस्ट्रक्शन की तरफ ले गए हमें। तो इसमें यूँ समझो कि IR का एक यूँ समझो कि ऑफिशियल यूँ समझो कि एज ए सब्जेक्ट सेटअप हो रहा है, उसको डिस्कस किया जा रहा है 1919 में। उसके बाद वर्ल्ड वार 2 हुई 1939 टू 1945 से। इसमें राइज ऑफ यूनाइटेड नेशंस, ये फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद उन्होंने एक इदारा बनाया जिसका नाम था लीग ऑफ नेशंस। तो उसमें उन्होंने ये इदारा इसलिए बनाया कि भाई जो ये हुए हैं फर्स्ट वर्ल्ड वार के उनको रोकने के लिए उन्होंने लीग ऑफ नेशंस बनाई। हम लीग ऑफ नेशंस को ज़्यादा डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि हमारा टॉपिक ये नहीं है, हम ये जस्ट यूँ समझो कि डिस्कस करें कि IR इवोल्व कैसे हुआ है। तो उसमें लीग ऑफ नेशंस को बनाया गया ताकि फ्यूचर वार्स, जो मेजर वार्स या जो यूँ समझो कि डिस्ट्रक्टिव वार्स हैं उनको हम किस तरह प्रिवेंट कर सकते हैं। तो उसके बाद जब सेकंड वर्ल्ड वार हुई उसमें लीग ऑफ नेशंस यूँ समझो कि फेल हुई। लीग ऑफ नेशंस फेल होने के बाद उससे काफ़ी काजेज थे फेल्यूर के। उसके बाद यूनाइटेड नेशंस को बनाया गया। उसके बाद जो रियलिज्म एंड लिबरलिज्म एज अ मेजर थ्योरीज यूँ समझो कि हमारे सामने आई। उसके बाद ये डिस्कस किया गया कि भाई जो रियलिज्म है इसको तो हम डिटेल में पढ़ेंगे, ये थ्योरीज हैं, लेकिन वो रियलिस्ट कह रहे थे कि भाई ये पावर जो पावरफुल स्टेट्स थी वो इन्वेड करना चाहती थी और दूसरों को डोमिनेट करना चाहती थी। इस वजह से यूँ समझो कि उनको जंगों में जाना पड़ा, उनके अलायंसेस थे, उनको यूँ समझो कि एक पावर की रेस थी, ये हेजमन होना चाहते थे, जिसकी वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई।
उसके बाद लिबरलिज्म था। लिबरलिज्म ने कहा कि भाई चलो ठीक है, वहाँ पे एक कोई वहाँ इंटरनेशनल लेवल पे कोई ऐसा इदारा नहीं था जो इन चीज़ों को रोकने में मदद करता, और जिसके प्लेटफॉर्म पे जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो भी इश्यूज हैं वो डिस्कस होते ताकि वो हल हो जाते। तो इसके बुनियाद पे यूँ समझो कि लीग ऑफ नेशंस बनी। लेकिन आगे जाके जब जर्मनी ने अटैक किया पोलैंड पे 1939 में, जो सेकंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हुई, तो उसके बाद लीग ऑफ नेशंस ख़त्म हुई। उसके बाद 1945 में यूनाइटेड नेशंस का यूँ समझो कि बुनियाद रखा गया। तो इस तरह आईआर का यूँ समझो कि इवोल्यूशन शुरू हुआ। उसके बाद कोल्ड वार एरा। कोल्ड वार एरा क्या है? ये एक यूँ समझो कि आइडियोलॉजिकल वार थी बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर। तो ये एक आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट था, कैपिटलिज्म वर्सेस कम्युनिज्म। कैपिटलिज्म, यूएसए ने कहा कि भाई कैपिटलिज्म हो, उसके बाद जो यूएसएसआर थी वो कम्युनिज्म को प्रमोट कर रही थी। उसके बाद न्यूक्लियर डिटरेंस था, प्रॉक्सी वार्स हुई, नॉन अलाइंड मूवमेंट बनी 1961 में। उसमें यह था कि ये जो यूँ समझो कि जो वर्ल्ड थी उसमें दो सुपर पावर थे, सुपर पावर कह सकते हैं, या बाइपोलर वर्ल्ड थी जिसमें सिर्फ दो ही पावरफुल कंट्रीज़ थी, जिसकी बुनियाद पे काफ़ी जो स्टेट्स थी, कुछ यूँ समझो कि यूएस लेड जो एक ब्लॉक बना हुआ था उसको ज्वाइन कर रही थी, कुछ यूएसएसआर लेड जो ब्लॉक बना हुआ था उसको ज्वाइन कर रही थी। तो यूँ समझो कि वर्ल्ड जो है ना, यूँ समझो कि डिवाइड हो रही थी टू ब्लॉक्स में। उसके बाद एक नॉन अलाइंड मूवमेंट बनी जिन्होंने कहा कि भाई हम न्यूट्रल हैं, हम किसी को ज्वाइन नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये जो कोल्ड वार थी, इन्होंने यूँ समझो कि इट डिवाइडेड द वर्ल्ड इनटू टू पावर ब्लॉक्स। डायरेक्ट वार वाज अवॉइडेड बट प्रॉक्सी वार्स एंड आर्म्स रेसेस डिफाइंड द एरा। इसमें आप देखेंगे कि आपको जो नॉर्थ कोरिया की वार है वो आपको यहाँ मिलेगी, जो आपको यूँ समझो कि वियतनाम वाली जंग है वो भी आपको यहाँ मिलेगी, कि एक जो कंट्री था यूँ समझो कि नॉर्थ कोरिया था वो यूँ समझो कि उसको यूएसएसआर सपोर्ट कर रहा था, जो साउथ कोरिया था उसको यूएसए सपोर्ट कर रहा था। और इसी तरह आपका जो वियतनाम था उसमें भी नॉर्थ एंड साउथ वियतनाम का एक कॉन्सेप्ट था, उसमें एक को यूएसए यूँ समझो कि कोऑपरेट कर रहा था, हेल्प कर रहा था इसको, एक को यूएसएसआर। तो इसी तरह ये यूँ समझो कि एक रेस स्टार्ट हुई जिसको हम कोल्ड वार एरा कहते हैं। तो इसमें प्रॉक्सी वार स्टार्ट हुई, न्यूक्लियर डिटरेंस, उसमें यूएसए ने जापान पे जब अटैक किया, न्यूक्लियर बम वहाँ पे उन्होंने फेंके, उसकी तबाही देखी। तो उसके बाद यूँ समझो कि यूएसएसआर ने न्यूक्लियर बनाना स्टार्ट कर दिया, ब्रिटेन, फ्रांस, फिर चाइना। तो इसी तरह प्रॉक्सी वार में मूवमेंट बनी, ठीक है। तो इसमें जो यूँ समझो कि अगर हम एग्जांपल दे दें कि भाई इसमें कोल्ड वार एरा में कौन से मेजर जो इवेंट्स थे या कोई एग्जांपल हम दे सकते हैं, तो उसमें कोरियन वार आपकी ऑलरेडी डिस्कस्ड, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, ये मेरे ख्याल में 1962 में शायद हुआ था या 1963 में। तो उसके बाद आपका अफगान वार, जो प्रॉक्सी बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर। जब यूएसएसआर ने इन्वेड किया अफगानिस्तान को, तो इनमें यूएसए ने मुजाहिदीन बनाए, उनको सपोर्ट किया। तो ये प्रॉक्सी वार यूँ समझो कि स्टार्ट हुई। तो इसी तरह आईआर की यूँ समझो कि इवोल्यूशन हो रही है। उसके बाद आपकी जो हमारी 21st सेंचुरी है, ये ग्लोबलाइजेशन एंड इंटरडिपेंडेंस का दौर है यूँ समझो कि। तो इसी में आप देख सकते हैं कि यूनिपोलर या मल्टीपोलर वर्ल्ड हम कह सकते हैं कि भाई यूनिपोलर के जिसमें एक जो है ना पावर हो, लाइक के यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मल्टीपोलर वर्ल्ड हो मींस मोर देन टू पावर्स। उसके बाद ग्लोबल चैलेंजेस हैं आपकी, वो टेररिज्म हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गई, पेंडेमिक्स हो गई, या लाइक कोरोना, या इंटरकनेक्टेड इकोनॉमीज एंड सोसाइटीज़। तो आजकल की जो यूँ समझो कि आईआर है, या आज का जो आईआर का जो स्कोप है वो इन मसाइल की वजह से बहुत ज़्यादा यूँ समझो कि बढ़ चुका है। तो इन द 21st सेंचुरी द वर्ल्ड बिकेम इंटरडिपेंडेंट। टेक्नोलॉजी एंड ग्लोबलाइजेशन कनेक्ट नेशंस इन ट्रेड, सिक्योरिटी एंड क्लाइमेट पॉलिटिक्स। तो इसमें हम अगर एग्जांपल दें हम कि जो कोविड-19 पेंडेमिक एंड ग्लोबल इकोनॉमिक शॉक्स शो हाउ इंटरकनेक्टेड द वर्ल्ड इज। तो पेंडेमिक आपने देखा कोविड-19 वाला, उसमें किस तरह जो स्टेट्स थी, जो यूँ समझो कि एक्टर्स थे लाइक यूनाइटेड नेशंस या एक ऑर्गेनाइजेशंस थी आपकी, तो उन्होंने किसी तरह कोऑपरेशन किया कि भाई हमें किस तरह से इस जो एक यूँ समझो कि पेंडेमिक आई है, एक चैलेंज है, एक इशू है वर्ल्ड के लिए, तो हमें इससे किस तरह जान छुड़ानी चाहिए। या जो साइबर सिक्योरिटी के इशू हो रहे हैं, या जो क्लाइमेट चेंज का यूँ समझो कि इशू हो रहा है, तो इसमें जो स्टेट्स हैं वो कोऑपरेट करें, ये सब यूँ समझो कि आईआर में आते हैं यूँ समझो कि। अच्छा, उसके बाद
हम डिस्कस करते हैं कि भाई जो आईआर है उसका स्कोप क्या है। तो आईआर के स्कोप की बात की जाए तो इसमें आपकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो यूँ समझो कि डिस्कस होती है, अलायंसेस बनते हैं, नेगोशिएशंस होती हैं, पीस ट्रीटीज होती हैं एंड समिट्स होती हैं, डिप्लोमेसी एज की इंस्ट्रूमेंट। तो ये जो डिप्लोमेसी है वो बड़ा रोल अदा करती है कि वो जो अलायंसेस बनते हैं, नेगोशिएशंस होते हैं या जो ट्रीटीज होती हैं, समिट्स होती हैं, वो जो यूँ समझो कि डिप्लोमेट्स होते हैं वो बड़ा रोल अदा करते हैं इन चीज़ों में। तो ये आईआर है यूँ समझोगे। तो यूँ समझो कि डिप्लोमेसी इज़ द हार्ट ऑफ आईआर। It involves how states communicate from alliances and manage crises peacefully. A well-planned foreign policy enhances a country's international image and influence. तो सफारतकारी बैनुल अक़वामी जो यूँ समझो कि ताल्लुकात हैं उसकी रूह समझी जाती है। उसके ज़रिए ममालिक एक दूसरे से रब्ता करते हैं, इत्तेहाद बनाते हैं और तनाज़ात को पर हल करते हैं। आप देखेंगे कि जो मेरे ख्याल में 2021 में जो यूँ समझो कि चाइना और इंडिया का बॉर्डर क्लैश हुआ या पाकिस्तान के साथ अभी हिंदुस्तान की जंग हुई, तो इसी में यूँ समझो कि डिप्लोमेट्स ने बड़ा रोल अदा किया जंगों को ख़त्म करने के लिए या जो आपका पीस था उसको मेंटेन करने के लिए। तो इसमें जो एग्जाम्पल है पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक रिलेशंस में, तो ये कि पाकिस्तान चाइना फ्रेंडशिप एक स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेसी है, ठीक है। उसके बाद यूएस ईरान न्यूक्लियर टॉक्स, ये नेगोशिएशन डिप्लोमेसी है। उसके बाद कैंप डेविड अकॉर्ड्स बिटवीन इजिप्ट एंड इजराइल, ये पीस डिप्लोमेसी है। तो ये जो फॉरेन पॉलिसी, अलायंसेस, नेगोशिएशन, पीस ट्रीटीज एंड समिट्स होते हैं, इसमें डिप्लोमेसी जो होती है वो एक की इंस्ट्रूमेंट है, वो बड़ा रोल अदा करती है, ठीक है। तो उसके बाद ये जो इंटरनेशनल लॉ है या ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये आईआर में आते हैं। जैसे यूँ समझो कि आईला एंड ऑर्गेनाइजेशन गवर्न द स्टेट बिहेवियर एंड ट्रीटीज। इंस्टीट्यूशंस जिस तरह लाइक यूनाइटेड नेशंस, WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक, नेटो, EU, यूरोपियन यूनियन, OIC, SAARC, ASEAN. The international law provides a set of rules for states. It prevents chaos by defining rights and duties. Global organizations help maintain peace, manage economies and solve disputes through cooperation rather than war. तो अगर हम एग्जांपल दें तो ये जो आपका यूँ समझो कि इंटरनेशनल लॉ है, ये यूँ समझो कि ममालिक के रवैये को मुनज़्ज़म करता है ताकि दुनिया में अमन और इंसाफ बरकरार रहे। आलमी इदारे जैसे अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बैंक ममालिक के दरमियान ताउन को फ़रोग़ देते हैं। ये जो भी यूँ समझो कि ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये यूँ समझो कि एक पीस मेंटेन करने के लिए ये बनाई गई हैं और इनका बड़ा रोल होता है कि भाई जो स्टेट्स हैं उनके बिहेवियर को हम कैसे चेंज करें और हम खुशहाली और अमन को कैसे मेंटेन कर सकें। तो इन सिंपल वर्ड्स, द यूनाइटेड नेशंस चार्टर गवर्न्स स्टेट बिहेवियर, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन सेटल्स ट्रेड डिस्प्यूट्स, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस रिजॉल्व्स लीगल कन्फ्लिक्ट्स, ठीक है। तो ये सब यूँ समझो कि आईआर में आते हैं और ये आईआर का यूँ समझो कि स्कोप में आता है। उसके बाद हमारे यहाँ इकोनॉमिक रिलेशंस हैं एंड इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी है, जिसमें ट्रेड, ग्लोबलाइजेशन एंड डेवलपमेंट, रोल ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, ग्लोबल इनइक्वालिटी एंड इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस। तो इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स आर डीपली लिंक्ड. Trade, aid and investment shape the relations between countries. Institutions like WTO and IMF regulate international financial cooperation while multinational corporations expand globalization. तो ये जो मईशत और सियासत आपस में यूँ समझो कि जुड़े हुए हैं, तिजारत, सरमायाकारी और इमदाद के ज़रिए ममालिक एक दूसरे पर इन्हिसार करते हैं, डिपेंड रहते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और IMF जैसे इदारे आलमी मालियाती ताउन को मुनज़्ज़म करते हैं। तो इन सिंपल वर्ड्स, चाइना's बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इट इज़ अ ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क एंड G20 इकोनॉमिक समिट्स, WTO रूल्स ऑन फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। उसके बाद हमारे यहाँ यूँ समझो कि एक सिक्योरिटी, एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन राइट्स का कॉन्सेप्ट है जो आईआर हमें बताता है। उसके बाद एक यूँ समझो कि नेशनल एंड ग्लोबल सिक्योरिटी। नेशनल सिक्योरिटी में आपकी एक कंट्री की सिक्योरिटी की बात होती है, ग्लोबल सिक्योरिटी में आपकी पूरे वर्ल्ड की बात होती है। उसके बाद नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स होते हैं, लाइक टेररिज्म हो गया, साइबर वारफेयर हो गई, या जो क्लाइमेट चेंज हो गया, ये आ गया क्लाइमेट डिप्लोमेसी। अच्छा, पेरिस एग्रीमेंट आपका हो गया, ये आपके यूँ समझो कि क्लाइमेट के हवाले से है कि भाई
ये जो क्लाइमेट का इशू है हम इसको कैसे रिजोल्व कर सकते हैं या मिटिगेट कैसे कर सकते हैं जो टेम्परेचर राइज हो रहा है। उसके बाद आपके ह्यूमैनिटेरियन इशूज एंड रिफ्यूजी क्राइसिस। सो मॉडर्न आईआर इज नॉट ओनली अबाउट मिलिट्री सिक्योरिटी, जो मिलिट्री सिक्योरिटी थी आपकी वो ट्रेडिशनल यूँ समझो कि सिक्योरिटी होती थी, यूँ समझो कि ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट होता था, उसको यूँ समझो कि उस सिक्योरिटी इस थ्रेट को यूँ समझो कि प्रिवेंट करने के लिए या उससे बचाव के लिए एक मिलिट्री सिक्योरिटी जस्ट कंसीडर की जाती थी। सो न्यू थ्रेट्स लाइक टेररिज्म, साइबर अटैक्स एंड क्लाइमेट चेंज, एक क्लाइमेट चेंज चैलेंजेस ऑल नेशंस। अब पहले जो होता था यूँ समझो कि पहले जो ट्रेडिशनल थ्रेट्स होते थे वो जस्ट एक कंट्रीज को होते थे, तो एक आध कंट्री को होते थे, तो वो उनको प्रिवेंट करने के लिए उस तरह अपनी जो मिलिट्री थी या अपनी जो एक यूँ समझो कि स्टेट्स के जो बॉर्डर्स होते थे उनको सिक्योर करने के लिए वो मिलिट्री डिप्लॉयमेंट करते थे या वेपन्स वगैरह पे अपना यूँ समझो कि एक जोर लगाते थे कि भाई ये चीज़ें हमें एक्वायर करके अपने आप को महफूज करना है। लेकिन आजकल के जो नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स हैं वो पूरे वर्ल्ड को हैं, सिर्फ एक आध कंट्री को नहीं है। तो उसमें आपका ये टेररिज्म आ गया, आपकी ये साइबर वारफेयर आ गई, आपका यूँ समझो कि एक क्लाइमेट चेंज हो गया, देर आर वेरियस नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स। तो उनको यूँ समझो कि डील करने के लिए आईआर है जो प्लेटफॉर्म मुहैया करती है, ठीक है। सो ह्यूमन राइट्स, उसके बाद आपकी जो ह्यूमन राइट्स प्रोडक्शन है, रिफ्यूजी क्राइसिस हैं, वो भी आपका एक ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन चुके हैं कि भाई जी जो ह्यूमन क्राइसिस हैं, ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज हैं, जिस तरह हम न्यूज़ चैनल्स में देखते हैं या मैगजीन्स में, इंटरनेशनल मैगजीन्स में देखते हैं या जो इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स होते हैं उसी में हम देखते हैं कि भाई रिफ्यूजी क्राइसिस हो गया, यहाँ पे इस तरह वार हुई, यहाँ से ये हो गया वो हो गया, तो ये यूँ समझो कि आईआर का पार्ट बन चुका है। तो अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट 2015, ये कार्बन इमिशंस पे गैदरिंग हुई थी वर्ल्ड लेवल पे, जो कंट्रीज थी या एक्टर्स थे, उसके बाद जो ग्लोबल वार ऑन टेरर है आफ्टर 9/11, वो यूँ समझो कि एक नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट है, उसको रोकने के लिए या उस पर काउंटर करने के लिए एक वार ऑन टेरर स्टार्ट की गई। उसके बाद सीरियन रिफ्यूजी क्राइसिस, ये ह्यूमैनिटेरियन चैलेंज बन चुका है कि भाई जो सीरिया में फाइट हुई थी या जो यूँ समझो कि एक जंग हुई थी, उसमें जो एक रिफ्यूजी क्राइसिस हुआ था उसको टैकल कैसे करें, उसको हल कैसे करें। तो यूँ समझो कि ये एक ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, किसी एक कंट्रीज की नहीं थी। उसके बाद आपको आता है कि भाई कल्चरल एंड टेक्नोलॉजिकल डायमेंशंस, कल्चरल डिप्लोमेसी एंड सॉफ्ट पावर, रोल ऑफ मीडिया, एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, साइबर पॉलिटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिप्लोमेसी। सॉफ्ट पावर क्या है भाई? द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस थ्रू कल्चर, एजुकेशन एंड वैल्यूज इज एज इम्पॉर्टेंट एज हार्ड पावर। टेक्नोलॉजी एंड एआई आर नाउ शेपिंग मॉडर्न डिप्लोमेसी एंड इंफॉर्मेशन वार्स। ये जो सॉफ्ट पावर आपका होता है, तो लाइक हार्ड पावर जो आपका मिलिट्री पावर हम कह सकते हैं, तो ये सॉफ्ट पावर उससे थोड़ा डिफरेंट है। वो कैसे है? वो ये है कि भाई किसी को इन्फ्लुएंस करें आप थ्रू किसके? वेपन्स के थ्रू नहीं, ये आपका जो कल्चर है, ठीक है, आपकी जो एजुकेशन है या जो आपके वैल्यूज़ हैं, वो यूँ समझो कि एक आपका सॉफ्ट पावर में आते हैं, जो एक दूसरे कंट्री को यूँ समझो कि इन्फ्लुएंस करते हैं। तो अगर हम इसमें एग्जांपल करें कोड, तो इसमें हॉलीवुड एंड मीडिया एज यूएस सॉफ्ट पावर। जो हॉलीवुड आप देखेंगे तो यूँ समझो कि पूरी वर्ल्ड में ये फिल्म इंडस्ट्री यूँ समझो कि फेमस है दुनिया पूरी में। तो उसके बाद जो यूरोपियन मीडिया है, यूरोपियन मीडिया में जो भी चैनल्स हैं उन पे यूँ समझो कि यूएस अपने एक सॉफ्ट पावर यूज़ करके दुनिया को अपना जो यूँ समझो कि कल्चर है, उसी कल्चर के थ्रू दुनिया को इन्फ्लुएंस कर रहा है, ठीक है। उसके बाद चाइनास कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट्स, कल्चरल डिप्लोमेसी या साइबर सिक्योरिटी एग्रीमेंट्स बिटवीन नेशंस, या जो नेशंस हैं उनके माबैन ये एग्रीमेंट्स हो रहे हैं साइबर सिक्योरिटी के हवाले से, ठीक है। तो द इवॉल्विंग नेचर ऑफ आईआर, ये जो आईआर की यूँ समझो कि एक नेचर थी, वो इवॉल्व कैसे हुई है? फ्रॉम एम्पायर स्टेट्स टू ग्लोबल नेटवर्क्स, फ्रॉम पावर पॉलिटिक्स टू कोऑपरेशन, फ्रॉम आइसोलेशन टू इंटरडिपेंडेंस। तो पहले एम्पायर्स होते थे, फिर स्टेट्स बनी, फिर ग्लोबल नेटवर्क बना, यूँ समझो कि इन द फॉर्म ऑफ यूनाइटेड नेशंस। उसके बाद पावर पॉलिटिक्स में जंगें की गई, इन्वेड किया गया कंट्रीज़ को, या जो यूँ समझो कि पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड थे कुछ को। उसके बाद अब कोऑपरेशन की तरफ आ रहे हैं।
पहले आइसोलेशन थी, यूँ समझो कि अभी इंटरडिपेंडेंस की तरफ जा रहे हैं लोग, ताकि भाई जो हमारे आजकल के जो थ्रेट्स हैं, जो इश्यूज़ हैं, उनको फेस करने के लिए, उनको टैकल करने के लिए सबकी ज़रूरत है, इसीलिए इंटरडिपेंडेंसी करनी पड़ रही है। ठीक है, इंटरनेशनल relations is consistently changing. Once based power and wars, now focused on cooperation, trade and shared survival. Globalization, technology and communication continue to reshape it. तो जो बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात हमेशा इर्तिका पज़ीर रहे हैं, जो बढ़ रहे हैं, यूँ समझो कि इवोल्व हो रहे हैं, कभी ताकत और जंग पर सिर्फ मबनी होते थे, अब वहाँ तावन, तिजारत और बाहमी इन्हिसार में बदल गए हैं। ठीक है, तो हम इसको अगर एग्जांपल दें तो यूरोपियन यूनियन है, इंटीग्रेशन ऑफ नेशंस, इसमें आप देख सकते हैं कि भाई ये जो यूरोपियन यूनियन है अराउंड 30 नेशंस हैं इसमें। उसके बाद ब्रिक्स देखें आप, आसियान देखें आप, आसियान आपकी एक रीजनल कोऑपरेशन है। उसके बाद इंटरनेट डिप्लोमेसी एंड डिजिटल अलायंसेज हैं आपकी। ठीक है, तो IR का जो स्कोप है वो यूँ समझो कि इवोल्व हो रहा है, वो महदूद नहीं है, उसकी जो इसका जो स्कोप है एक महदूद नहीं है, उसका यूँ समझो कि टाइम के हिसाब से बढ़ता जा रहा है। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स अगर इफ वी कंक्लूड इट, IR teaches us how nations can coexist peacefully and prosper together in a globalized and interdependent world. No country can survive in isolation. Understanding IR means understanding our shared future. तो जो ग्लोबल कोऑर्डिनेशन ड्यूरिंग कोविड-19 देखी गई, ये उसका मिसाल है, या जो इंटरनेशनल कोऑपरेशन ऑन क्लाइमेट है, वो भी हम देख सकते हैं कि भाई जो यूँ समझो कि एक वर्ल्ड है, या जो उसमें जो एक कंट्री है, वो एक कंट्री सर्वाइव नहीं कर सकती, तो उसको इंटरडिपेंड करना पड़ेगा, इंटरडिपेंडेंसी को फ़रोग देना पड़ेगा। तो सो इन एन इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड, अंडरस्टैंडिंग इंटरनेशनल रिलेशंस इज इसेंशियल फॉर पीस, डेवलपमेंट एंड ग्लोबल सर्वाइवल। तो ये जो आजकल की यूँ समझो कि इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड है, इसमें यूँ समझो कि पीस को हासिल करने के लिए, या जो तरक्की है, डेवलपमेंट है, उसको हासिल करने के लिए, या जो ग्लोबल सर्वाइवल उसको हासिल करने के लिए IR को समझना बहुत ही ज़रूरी है। सो ये आज का हमारी यूँ समझो कि एक छोटी सी कोशिश थी। होपफुली आपको बहुत फ़ायदा होगा। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़। मेरा चैनल का नाम है शफकत होगा ऑफिशियल, एंड वी विल स्टार्ट अदर लेक्चर्स और अदर सब्जेक्ट्स एज वेल इंशाल्लाह। हम ये जो IR के लेक्चर्स हैं वो हम यूँ समझो कि टॉपिक वाइज चलते रहेंगे, और IR के बाद हम और भी जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आपके कंपलसरी हो गए, या ऑप्शनल में आपके जेंडर स्टडी हो गया, क्रिमिनोलॉजी हो गया, लिटरेचर हो गया, या जो आपका हिस्ट्री आ गई, आपकी यूरोपियन हिस्ट्री, US हिस्ट्री या इंडो पाक हिस्ट्री, तो उसमें हम यूँ समझो कि लेक्चर्स अपलोड करते रहेंगे सब्जेक्ट वाइज। सो थैंक यू फॉर वाचिंग अस। इसके साथ आज का जो हमारा लेक्चर था वो अपने अख्ताम को पहुँचा।